खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम सलाम जेके में दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद और थोड़ी देर में हमारे साथ गौहर कुछ ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम सलाम जेके में 8:35 से शुरुआत और 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। आज के प्रोग्राम में भी हर गुजरते दिन की तरह हमारी कोशिश रहेगी, जहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों पर हमारी नजर रहती है, दिन भर क्या कुछ सूरत हाल मुल्क की सतह पर रहने वाली है और ताज़ा तरीन कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आलमी सतह पर या कौमी सतह पर इस वक्त अहमियत की हामिल हैं, उन पर हमारी आज के प्रोग्राम में भी नजर रहेगी। इसके अलावा तय फॉर्मेट के मुताबिक प्रोग्राम का आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे से करने के बाद हम आपको जम्मू कश्मीर लिए चलेंगे, ताज़ा तरीन खबरें कुछ बताएंगे और पिछले 12 घंटों में और आने वाले 24 घंटों में क्या कुछ सूरत हाल रहने वाली है। कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, उन पर भी बात करेंगे। एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चल रहे हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ पिछले 12-15 घंटों में ऑपरेशन हुए हैं। एक और ऑपरेशन आपसे थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया निज़ाम में शफाफियत की बार बार दावे करती है, लेकिन इन सब के बीच में इंतजामिया के इन दावों का कहीं ना कहीं इनको खोखला क्यों करार दिया जा रहा है, इस पर भी ताज़ा तरीन रिपोर्ट और डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और आज के प्रोग्राम में मुल्की सतह पर जब बात होगी तो ओमिक्रॉन के बाद वज़ीर आज़म का ऐलान और बड़ी बातें आप तक पहुंचाएंगे, जिसके बाद नए साल के साथ ही मुल्क के अंदर बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का आगाज भी कर दिया जाएगा। और आज के प्रोग्राम में जहां जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कारकर्दगी की बात होगी तो उन किसानों का भी रोना इस वक्त जारी है जो जम्मू सूबे के अंदर है और गुज़श्ता एक बरस से नुकसान काफ़ी ज़्यादा उठा चुके हैं। इस पर बात करेंगे और दीगर कुछ अहम मौज़ूआत भी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे फिलहाल हिस्ट्री ऑफ द डे से और गौहर कुछ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे यानी कि तारीख के दिन में आज क्या कुछ हुआ है, आलमी या मुल्की सतह पर क्या कुछ हुआ, वो आपके सामने रखेंगे। और आज ही के दिन क्या हुआ, आज 26 दिसंबर 1925 तुर्की ने ईसाई तक़वीम इख्तियार की है और साल 2003 में ईरान के शहर बाम में जलजले से 10,000 शहरी जान बाक हुए हैं। और आज ही के दिन यानी कि 26 दिसंबर 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कयाम अमल में आया है। और आज ही के दिन 1782 में टीपू सुल्तान अपने वालिद हैदर अली की वफात के बाद तख्त नशीन हुआ है, वो आज ही का दिन था 26 दिसंबर। और आज ही के दिन क्या कुछ हुआ है, 1977 में सोवियत यूनियन ने मशरकी कजाक इलाके में जौहरी तजुर्बात किए हैं। और साल 2007 में आज ही के दिन 26 दिसंबर साल 2007 में उस्मानी तैयारों ने इराक करदाब पर हमला किया है। और साल 2008 में आज ही के दिन 26 दिसंबर तानिया कृतिका को शिकस्त देकर मुश्तरका टॉप पर पहुंची है। और माफ कीजिएगा, ये साल 2008 26 दिसंबर सानिया कृतिका को शिकस्त देकर मुश्तरका टॉप पर पहुंची है। और साल 2008 में आज ही के दिन सानिया कृतिका को शिकस्त देकर मुश्तरका टॉप पर पहुंची है। ये कुछ अहम वाक़ात थे तारीख के हवाले से जो हमने आपके सामने रखे हैं। और अब सीधा चलते हैं, खबरों का पिटारा खोलते हैं और खबरों के पिटारे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हुए एनकाउंटर के हवाले से और पेश करेंगे आसिफ रशीद। बहुत शुक्रिया गौहर। आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे प्रोग्राम की लाइव नशरियात देख सकते हैं। www.gulistannews.in पर आप विजिट करेंगे, जहां प्रोग्राम लाइव भी चल रहा है और साथ आपको तहरीरी मवाद भी मिलेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी हमारी लाइव नशरियात इस वक्त जारी हैं, वहां पर भी आप जाइए, हमारे ऑफिशियल पेजेस पे प्रोग्राम आपको लाइव मिलेगा। और अपने कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा प्रोग्राम में किस तरह का सुधार हम ला सकते हैं। आगाज करेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चल रहे हैं और कल सुबह से अब तक 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले खबर यह है कि अलल सुबह जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के कलान इलाके में एक और ऑपरेशन खत्म हुआ, जो रात तकरीबन 9:30 के आसपास शुरू हुआ था। सर्च ऑपरेशन अचानक से एनकाउंटर में तब्दील हुआ और एक मकामी मिलिटेंट की हलाकत के साथ ऑपरेशन के खत्म होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। पुलिस की तरफ से भी तस्दीक की गई है, जहां पर एक अदमशनाख्त मिलिटेंट पहले इसे करार दिया जा रहा था और बाद में शनाख्त करते हुए पुलिस ने कहा कि फहीम भट्ट जो कादीपुरा का रहने वाला है अनंतनाग का, और इस पर इल्जाम पुलिस की तरफ से यह भी लगाया गया है कि हाल ही के दिनों में जो एएसआई मोहम्मद अशरफ को बिजबिहाड़ा अनंतनाग के अंदर नेशनल हाईवे के करीबी इलाके में जहां पुलिस स्टेशन भी है वहां उसे टारगेट किया, गोली चलाई और उनकी जान चली गई थी।
बिजबिहाड़ा के अंदर जिनकी पोस्टिंग थी पुलिस स्टेशन में, मोहम्मद अशरफ पर हमला करने वाला मिल्टन फहीम भट्ट कादीपुरा अनंतनाग से था। इस ऑपरेशन में मारा गया। रात की तस्वीरें आपके सामने हैं और अनंतनाग का केकलान वो इलाका जहां पर 9:30 बजे, जब ऑपरेशन, उससे पहले सर्च ऑपरेशन चल रहा था, अचानक से फायरिंग में तब्दील हुआ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ फौज की राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ के अहलकार इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। इब्तदाई रिपोर्ट से आई कि 1 से 2 मिलिटेंट इलाके के अंदर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अब सुबह इस वक्त जो खबर डेवलप हो रही है और पुलिस ने भी एक मकामी मिलिटेंट के मारे जाने की न सिर्फ तस्दीक कर दी, बल्कि यह भी पुलिस की तरफ से बता दिया गया कि इस इलाके के अंदर रात से जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वो इस वक्त एक मकामी मिलिटेंट के हलाकत के साथ खत्म हुआ है और देर रात की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे गुज़िश्ता 24 घंटों की। तो 24 घंटों के दौरान जनूबी कश्मीर में 3 अलग अलग मकामात पर एनकाउंटर हुए और 5 मकामी मिलिटेंटों को खड़ा किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, कल सुबह जनूबी कश्मीर के चौगाम शोपियां इलाके में एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 2 मकामी मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जिनमें से एक पुलवामा का रहने वाला और एक शोपियान का रहने वाला। लश्कर तैयबा नामी मिलिटेंट तंजीम से उनका ताल्लुक था। उसके बाद ही बाद दोपहर जनूबी कस्बा त्राल के खुर्दमीर इलाके में एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जो मकामी मिलिटेंट, एक डारसरा का रहने वाला और एक शिकारगा त्राल का रहने वाला है, जिनमें से एक को बताया जाता है कि पुलिस का मानना है कि ये आईडी एक्सपोर्ट था, आदिल नामे मिलिटेंट जो आईडी एक्सपोर्ट था। तो उसके बाद ही रात देर गई अनंतनाग इलाके में एनकाउंटर हुआ है, बिजबिहाड़ा इलाके में, जहां पर एक मिलिटेंट जो है रात देर गई था कि ऑपरेशन जारी रहा और आज सुबह ये खत्म हुआ है। एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, मकामी मिलिटेंट। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपनी नुमाइंदी फिदा हुसैन के पास। फिदा, क्या कुछ तफसीलात है? पहले हम आपके जानना चाहेंगे, अनंतनाग में जो कल बिजबिहाड़ा इलाके में एनकाउंटर हुआ, आज सुबह ही खत्म हुआ, उसके बाद ही जनूबी कश्मीर में किस तरह के हालात है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 अलग अलग झड़पें भी हुई है। सबसे पहले गौहर मैं आपको बता दूं कि अगर हम खुशरे कलान अनंतनाग की बात करेंगे, जहां पर कल शाम को अनंतनाग पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ ने एक मुश्तरका कार्रवाई की। सबसे पहले वहां पर उस इलाके में कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन के दौरान शायद सिक्योरिटी फोर्सेस को ये खबर मिली थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट जो है वो मौजूद है, जिसके बाद जब वहां पर तलाशी कार्रवाई चलाई गई तो 9 बजे के आसपास वहां से गोली चलने की आवाज जो है वो इलाके में सुनाई दी गई। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा फिर से संभाला और फिर से तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। तो इस बीच एक घर में मौजूद मिलिटेंट जो है उन्होंने फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर खोला। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस बीच ये कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन जो है वो झड़प में तब्दील हुआ और इसमें एक मकामी मिलिटेंट जो है, जो बताया जाता है पुलिस के बयान के मुताबिक कि वो हाल ही में जो बिजबिहाड़ा में पुलिस पार्टी पर जो पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर जो गोलियां चलाई गई उसमें इनका हाथ था। उसके बाद अगरचे आज अलग सुबह ये ऑपरेशन जो है इख्तिताम पजीर हुआ है और इस मकामी मिलिटेंट के पास से हथियार बरामद भी किए गए। अगर जनूबी कश्मीर पे नजर डाली जाए और जुमा से लेकर आज तक की बात करेंगे, जुमा जहां पे शुरुआत हुई थी बिजबिहाड़ा से ही, बिजबिहाड़ा के मोमन इलाके से, जहां पर अनंतनाग पुलिस को, वहां पर अनंतनाग पुलिस और इंडियन आर्मी के साथ साथ सीआरपीएफ ने एक मुश्तरका कार्रवाई की, जिसमें एक मकामी मिलिटेंट जो है उसको हलाक किया गया। उसके पास से भी हथियार बरामद किए गए। अगर कल दिन भर की बात करेंगे, जहां पर मुख्तलिफ झड़पें हुई और सबसे पहले शुरुआत शोपियान में हुई है, जहां पर 2 मकामी मिलिटेंट हलाक हुए। उसके बाद शाम होते होते त्राल में झड़प शुरू हुई, वहां पर 2 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए और रात देर गई जो कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन चलाया गया वहां पर एक मकामी मिलिटेंट जो है वो हलाक हुआ है। गौहर मैं आपको बता दूं, हालांकि सबसे पहले अगर कल हमने इस खबर को ब्रेक किया कि एक मकामी मिलिटेंट जो है वो हलाक हुआ है और उसकी तस्दीक जो है खुद आज सुबह पुलिस ने भी की है, जो ट्वीट के जरिए उन्होंने बता दिया कि इस झड़प में एक मकामी मिलिटेंट हलाक हुआ। हालांकि अनंतनाग की बात करेंगे, बिजबिहाड़ा कस्बे की बात करेंगे, इंटरनेट को यहाँ पर फिलहाल मुअत्तल ही किया गया है। यहाँ पर इस वक्त इंटरनेट सहूलियात जो है वो बंद है। अब इंटरनेट सहूलियात कब बहाल होगी ये तो अभी आने वाले कुछ ही घंटों में पता चलेगा, लेकिन सूरत हाल जो है वो ये है कि जो ये झड़प है ये इख्तिताम पजीर हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जनूबी कश्मीर से हमारे साथ अनंतनाग से नुमाइंदे थे फिदा हुसैन और बात कर रहे थे एनकाउंटर्स के हवाले से
3 या के बाद दीगर ऑपरेशन हुए 5 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ ये ऑपरेशन खत्म हुए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले एक और ऑपरेशन खत्म हो चुका है अनंतनाग का, और एक और एरिया से सर्च ऑपरेशन की खबरें आ रही, थोड़ी देर में तस्दीक जैसे होगी तो आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ बात जरा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले से भी करते हैं। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी के मामलात में जो इस वक्त एनआईए के पास है, जिनकी तहकीकात चल रही है, उसमें अदालत का रुख एनआईए की जानिब से किया गया है और दिल्ली के स्पेशल कोर्ट का रुख उस वक्त किया गया है जब ट्रायल कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया कि जिन लोगों को या जो लोग दहशतगर्दी के सिलसिले में इस वक्त केसेस भुगत रहे हैं या अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, हिरासत में लिए जाने वाले जो अफराद हैं उनको अरेस्ट करने के बाद अगर उनकी गिरफ्तारी में तौसी की जाती है तो उस पर ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि उसको खत्म भी किया जा सकता है। लेकिन एनआईए ने इस ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए दिल्ली कोर्ट का रुख किया और जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के जो केसेस हैं, चूंकि 3 नाम गुज़श्ता दिनों सामने आए, पुलिस कस्टडी में जो 3 मुल्ज़मीन हैं, इससे पहले ओवैस अहमद डार का नाम दिया गया, आरिफ फारूक भट्ट और कामरान अशरफ रेशी, इनकी तरफ से कहा गया था, इल्जाम इन पर था कि सोशल मीडिया पर या फोन डेटा से जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ, इनके फोन नंबर से पता चला। और एनआईए की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट के सामने डेटा भी रखा गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी रखी गए और चूंकि हिरासत में तौसी को मुस्तरद अदालत की तरफ से किया गया था, और किस अदालत ने किया था? ट्रायल कोर्ट ने। तो हिरासत में तौसी अगर एनआईए करती है तो उस फैसले को मुस्तरद नहीं किया जाना चाहिए। एनआईए ये बात लेकर दिल्ली स्पेशल कोर्ट पहुंची है और कहा है कि अगले 30 दिनों के अंदर इस केस के सिलसिले में हम कोई एविडेंस लाएं, ये सारी चीजें मुकम्मल कर पाना इंतहाई मुश्किल है। इसलिए जब इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो, जिसे एनआईए एक लार्जर कैनवस पे देख रही है कि बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, इसका पर्दाफाश करने में 30 दिन कम हो सकते हैं, तो फौरी तौर पर तौसी को मुस्तरद कर देना ये भी सही फैसला नहीं है। एतराज दर्ज किया गया है। पिटीशन जो है 27 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की तरफ से रिजेक्ट कर दी गई थी, जो एनआईए ने फाइल की थी, और पुलिस कस्टडी जो है वो उसमें हिरासत में तौसी की अपील की गई थी एनआईए की तरफ से, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट से उसको मुस्तरद कर दिया गया था 27 नवंबर से, जिसके बाद मजीद इसमें डेवलपमेंट हुई है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब बात जरा करेंगे हदबंदी कमीशन के हवाले से, जहां हदबंदी कमीशन की जानिब से हालिया जो तजवीज़ पेश की गई है जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में काफ़ी वबाल खड़ा हुआ था, जहां सियासी बयानबाजियां भी काफ़ी तेज़ हुई हैं। सियासी पार्टियों ने इस हवाले से अपने बयान भी जो तजवीज़ की गई है उसको मुस्तरद किया। लेकिन अब जो खबर हदबंदी के हवाले से, जो ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है कि जम्मू सूबे में जो 12 नशस्तों को रिजर्व किए जाने का इम्कान है, यानी कि जो सूबे जम्मू में 43 सीटें जो है हदबंदी की जानिब से जो तजवीज़ रखी गई है, उसमें से कहा जा रहा है कि 31 जो है उस पर सिर्फ इलेक्शन लड़ा जाएगा, यानी कि 43 में से 31 और जो 12 नशस्तें हैं उनको रिजर्व रखा जाएगा। उसके साथ साथ ही वादी कश्मीर में सिर्फ 4 मखसूस हल्के को हो सकती है, यानी कि रिजर्व 4 सीटें वादी कश्मीर से रहेंगी। ये जरा से हवाले से खबर मिल रही है। जम्मू सूबे के अंदर मौजूदा 43 असेंबली हल्कों में से 12 को दर्जे फहरिस्त जातों और दर्जे फहरिस्त कबाइल के लिए रिजर्व किए जाने का इम्कान है। जराए से खबर मौसूल हो रही है। 20 तारीख के बाद ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दूसरी बात, कश्मीर के लिए तजवीज़ करता जो 47 असेंबली नशिस्तें हैं, सिर्फ 4 नशिस्तें रिजर्व हो सकती हैं। इस तरह की खबर हमारे पास है। चूंकि कश्मीर सूबे में बताया जाता है कि जो एससी या एसटीज़ हैं उनकी आबादी जम्मू के मुकाबले कम है, इसलिए एससीज़ के लिए जो तमाम 7 नशिस्तें मखसूस रखी गई हैं वो जम्मू सूबे के अंदर है, और कश्मीर के अंदर जो आबादी कम है उस हिसाब से सीटों के यहाँ रिजर्व सीटें कम रखने की बात हो रही है। इस पर जब ज़राए के हवाले से ये खबर हमारे पास आ रही है तो ये भी है कि जो हदबंदी कमीशन की तरफ से गुज़श्ता दिनों ड्राफ्ट पेश किया गया वो पॉपुलेशन बेस्ड भी कहा गया, यानी जो आबादी का मयार है उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये ड्राफ्ट तैयार किया गया। ये बार बार चीजें सामने आई, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी तब्दीली का इम्कान है, और इसी खबर पे सीधा एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के पास चलेंगे, जो फोन लाइन पे हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि हदबंदी कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए जम्मू में 5 और कश्मीर सूबे में 4 एसटी सीटें रिजर्व किए जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है, और हदबंदी कमीशन की गुज़श्ता दिनों की जो पेशरफ्त है ये उसके बाद सारी चीज़ें सामने हो रही है। दूसरी जो बावसूख ज़राए से ये भी पता चल रहा है कि दर्ज फहरिस्त ज़ातों के
अमली तौर पर कोई आबादी नहीं है। एससीज के लिए जो तमाम 7 नशिस्तें मखसूस हैं वो जम्मू सूबे के अंदर रहेंगी, क्योंकि पॉपुलेशन बेस जब हो रही है तो कश्मीर के अंदर ऑब्वियसली एससीज की तादाद कम है, इसलिए जम्मू के अंदर। और इससे पहले ही जम्मू के अंदर एससीज की आबादी में इजाफा भी हुआ है, ये भी हाल के दिनों में जरूर अंदाजा भी लगाया जा रहा। लेकिन अब जब बात रिजर्वेशन के मयार की हो रही है तो इस बेस पर भी आबादी को मुकर्रर किया गया और जम्मू में 5 और कश्मीर सूबे के अंदर 4 एसटी सीटें जो है वो रिजर्व होने का इम्कान है। इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ फोन लाइन। चलिए, इससे पहले फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ेंगे, तकनीकी खराबी की वजह से फोन बार बार लाइन ड्रॉप हो रही है। जम्मू सूबे के अंदर जहां पर इससे पहले 20 दिसंबर को मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर हदबंदी कमीशन की, जिसमें पता चला कि हदबंदी कमीशन ने एसोसिएट मेंबरान को वो एक जो इब्तदाई रिपोर्ट थी बल्कि एक ड्राफ्ट थी, अब उसको रिपोर्ट की शक्ल दी जाएगी। तमाम जो 7 नशिस्तें थी जिनके रिजर्व होने की बात कही गई थी एससीज के लिए, वो जम्मू प्रोविंस के अंदर होंगी और उस पर कहीं ना कहीं मोहर भी लग रही है, तस्दीक भी हो रही है। जम्मू के अंदर आबादी का तनासुब अब जब आप देखते हैं एससीज का एज कंपेयर टू कश्मीर वैली तो वो कम बनती है। दूसरी बात, हल्का बंदियों की रिजर्वेशन के मयार के तौर पर जब ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है तो इसमें बड़ी बात यह है कि जो मजूजा है यानी 43 सीट्स जम्मू प्रोविंस के अंदर हो जाएंगी, 37 से बढ़कर 43 तक और 47 कश्मीर प्रोविंस के अंदर। तो आबादी के तनासुब को भी मद्देनजर रखते हुए एससीज के लिए जो मखसूस सीटें हैं वो कश्मीर के मुकाबले जम्मू में सारी की सारी सीटें रहेंगी। लेकिन तब्दीली क्या होगी, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए फोन लाइन पे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हैं। इशफाक, 20 तारीख के बाद एक और मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने के इम्कान नजर आ रहे हैं और वो हदबंदी कमीशन आगे कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि इस पर मोहर भी लगा दे, फाइनल रिपोर्ट भी सामने आ जाए। लेकिन इस वक्त जो बड़ी बात है कि 12 सीटें आउट ऑफ 43 रिजर्व हो सकती हैं जम्मू प्रोविंस के अंदर। किस तरीके से इसकी तस्दीक हो रही है अभी तक? देखिए, जो हदबंदी कमीशन के जराया है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, उससे ये तो लगभग तय है कि आने वाले दिनों में जब रिपोर्ट सामने आएगी, जब एतराजात दिए जाएंगे कमीशन के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरों की तरफ से, जो उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उसमें इसी तरीके का खाका होगा जिसमें जम्मू प्रोविंस के लिए जो एससी एसटी सीट्स की रिजर्वेशन होगी वो बढ़ेगी। और जब आप जम्मू वर्सेस कश्मीर देखेंगे एससीज के हवाले से, तो सबसे ज्यादा आबादी एससीज की जो है वो आपको जम्मू प्रोविंस में मिलेगी। यही वजह है कि एससीज की सीटें जो है ज्यादा जम्मू के अंदर बढ़ेंगी। और जब आप एसटीज की बात करेंगे तो वो आपको सिर्फ कंगन, पहलगाम, कोकरनाग और बांडीपोरा, ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर लगता है कि जनाब इस तरीके का माहौल बन सकता है जहां पर एसटीज को रिजर्व किया जाएगा। लेकिन जहां तक एससीज की आपने बात की है, इनमें आप अगर देखेंगे तो ये ओपनली सारी सीटें जो है वो जम्मू प्रोविंस को ही मिलनी है। और अगर आप लास्ट असेंबली के इलेक्शंस को देखेंगे तो एससी सीट्स आपके पास छम में थी, दुमाना में थी, आरएसपोरा में थी, हीरानगर में थी, चिनैनी में थी, सांबा में थी, रियासी में थी। तो अगर आप एक तरफ से ये जो कमीशन के सामने एक बात ये भी है कि जो लास्ट टाइम एससी सीट थी इन्हें इनको डी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इन्हें फ्रीज नहीं किया जाएगा, इन्हें डिफ्रीज किया जाएगा, क्योंकि पिछले कई बार जब चुनाव हुए तो यहीं से सिर्फ एससी को रिप्रेजेंटेशन मिली थी। तो अगर ये होता है तो एक कुछ और एरियाज में एससी जो है उनको वहां पर मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल जब आप इस खबर को बड़े कैनवस पर देखते हैं तो जम्मू प्रोविंस में आपको रिजर्वेशन का एक बड़ा कोटा जो है वो देखने को मिल सकता है। इशफाक, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अब जराये के हवाले से ही अगरचे इस तरह की खबर है, लेकिन बीजेपी और पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या दीगर सियासी जमातें हैं, इस तरह के ड्राफ्ट को या इस तरह की खबर को किस तरह से देखें, जैसा जहां जम्मू के अंदर 12 सीटें मखसूस और कश्मीर के अंदर 4 सीटें मखसूस रखी जाएगी, यानी कि रिजर्व रखी जाएगी? देखिए, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, वो कमीशन की इस रिपोर्ट से नाला है, वो कह रहे हैं हम तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और ये मैटर सब जुडिस बन जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, दैट लाइज ऑन इट। दूसरी बड़ी बात ये है कि कश्मीर में से जो पॉलिटिकल पार्टियां, जिनमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, जिनमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिनमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है,
सबने इस रिपोर्ट को कहा कि जनाब हमें ये मंजूर नहीं है। लेकिन जब आप जम्मू के जाविये से इसको देखेंगे, कांग्रेस के फैक्टर से देखेंगे, तो कांग्रेस ने एक लाइन खींची है कि नाराजगी की भी लाइन है और साथ साथ उन्हें पता है कि जम्मू काडर को नाराज भी नहीं किया जा सकता, तो वो बीच की लाइन लेकर चल रहे हैं। और उनमें एक बड़ा यू टर्न जो मुझे बड़ा खुल के यू टर्न दिखा, वो दिखा जी गुलाम नबी आजाद का। और गुलाम नबी आजाद साहब पहले तो ये कह रहे थे कि मुझे जी इस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में पता नहीं है, और बाद में झुंझुनू से ज्यादा पूछा गया, चूंकि कंटिन्यूसली वो जम्मू कश्मीर के अंदर है और जम्मू प्रोविंस के अंदर वो जलसे कर रहे हैं। तो कल जो उनकी बड़ी बात थी, देखिए 7 सीटें बढ़े या 14 सीटें बढ़े, बढ़ती तो स्टेट को है, इसलिए हमने वे फॉरवर्ड ढूंढना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो कहीं ना कहीं वो कमीशन की कारकर्दगी पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। जम्मू को सीटें बढ़े, कश्मीर को सीटें बढ़े, रिजर्व जम्मू में हो, कश्मीर में हो, उनका मानना कि वो सीट बढ़ गई, चलिए तो स्टेट को बढ़ी है ना, आगे बढ़िए, प्रोविंशियल लेवल पे लड़ाई या ना लड़े। तो ये जो पॉलिटिकल स्टैंड है ये डाइल्यूट होता हुआ नजर, ये उभरता हुआ सामने आ रहा है, और ये क्लियर एक पोजीशन उन्होंने बता दी है अपनी पॉलिटिक्स की। क्या यही मौकफ कांग्रेस का रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जरूर जब आप जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे, जो एससीज की बात है, तो एससी पॉपुलेशन सन 2011 के सेंसस के हिसाब से जम्मू प्रोविंस में ज्यादा है, कश्मीर प्रोविंस में बहुत कम है। लेकिन जब आप एसटीज की बात करेंगे तो 4 सीटें आपको एसटीज की कश्मीर प्रोविंस में लास्ट ईयर भी थी और शायद इस बार भी मिलेगी। लेकिन इस बार एक और चीज जो देखने को मिल रही है, वो 2 सीटें कश्मीरी पंडित्स को भी जा सकती है। एज पर आवर इंफॉर्मेशन, अगर ये सही है जो हम लगातार कमीशन के मेंबरों से बात कर पा रहे हैं, जो हम सेंस कर पा रहे हैं, वो ये भी है कि कमीशन अपने पिटारे में कश्मीरी पंडितों को भी नहीं छोड़ेगा और उन्हें भी 2 सीटें रिजर्व करके देगा। अगर ये 2 सीटें रिजर्व होती है, एक जम्मू और एक कश्मीर में, या दोनों कश्मीर में होती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला किस तरीके से बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर तमाम जानकारी के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ थे। और बात जहां पर जम्मू और कश्मीर के हवाले से हो रही है, तो हदबंदी कमीशन की तरफ से अगरचे हतमी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन जहां तक फहरिस्त जो कबाइल की बात है, पॉपुलेशन की हम बात कर रहे थे, या पिछली आप साल 2014 में जिस 20 पे इलेक्शन हुए थे, वो जो 7 सीटें हैं उसमें आप देखेंगे तो जम्मू खित्ते में एसटी आबादी की अक्सरियत, जुड़वा जो 2 जिले माने जाते हैं राजौरी और पुंछ के अंदर, वहां बड़ी आबादी है, तो उस तरफ हो सकता है कि कमीशन की ज्यादा नजर हो। दूसरी बात, जम्मू प्रोविंस के अंदर छम्प, डोमाना, आरएसपुरा, जिला कठुआ में हीरानगर, उधमपुर जिले में चिनानी है, सांबा और रामबन भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर इस बार एससी की जो ओवर पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन है, उस पर नजर रखते हुए रिपोर्ट सामने आ सकती है। और जहां तक पिछली बार की बात है, तो ये जो मखसूस सीटें थी उनमें थोड़ा बहुत रद्दबदल हो सकता है। और जराये से भी जानकारी मिली है कि पिछली जो 7 सीटें थी जिन जिन एरिया से थी, वो इस बार गैर महफूज भी हैं, इस तरह की खबर हमारे पास है। हदबंदी के हवाले से बात हो रही है, तो यहां पर गुलाम नबी आजाद का बयान भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो मानते हैं कि जो इस वक्त की हुकूमत है आमराना निज़ाम है, और जो माजी में महाराजा की हुकूमत रही है उससे बेहतर ये निज़ाम नहीं हो सकता। और उस वक्त बिना नाम लिए सरकार को हदफ तनकीद बना रहे थे, जब उधमपुर में एक तकरीब के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। लेकिन गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि उनके लिए हदबंदी कमीशन के हवाले से एक सवाल उनसे पूछा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो स्टेट को उसी स्टेट की नजर से देखते हैं जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और ये कश्मीर को मिले या जम्मू को, यानी मिली जुली राय। गुज़श्ता दिनों भी इसी तरह का रद्द-ए-अमल उन्होंने जाहिर किया था। एक बार फिर गुलाम नबी आजाद को सुनिए। और बीजेपी के पर पूछे जाने पर कि क्या बीजेपी की 50+ जो टारगेट है उसमें वो कामयाब हो पाएगी, तो कहा कि ये हसीन सपने सिर्फ दिन में देखे जा रहे हैं। बेफस से रही, और जब ऑल पार्टीज की मीटिंग हुई थी और जिसमें मांग जो हमने की थी स्टेट की और इलेक्शन की, तो सरकार ने इलेक्शन भी मान लिए थे और स्टेट भी मान लिए। लेकिन हमने एक शर्त रखी थी उस वक्त कि भाई पहले इलेक्शंस हों, उसके बाद ये डिलिमिटेशन, वो तो हुआ नहीं। तो चलो डिलिमिटेशन हुई, और हम अभी भी ये चाहते हैं कि पहले स्टेट छोड़ दें और फिर उसके बाद इलेक्शन। सर, क्या खुश है डिलिमिटेशन से आप, जिस तरह से कश्मीर को जो है 1 सीट मिली और जम्मू को? अब हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। मैं तो जम्मू कश्मीर को एक स्टेट मानता हूँ। अभी तो हम ड्यूटी की लड़ाई लड़ते हैं, और जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में इधर मिले या उधर मिले, स्टेट को मिले, एक स्टेट की हमें बात करनी चाहिए। अलग अलग रीजन्स में की बात नहीं करनी चाहिए। भाजपा ने 50 का आंकड़ा दिया है इस बार इलेक्शन में, क्या कहते हैं आप? अगर दिन में वो सपने देखेंगे तो कौन? हमारी मांग
चलिए, गुलाम नबी आज़ाद रिएक्ट कर रहे थे हदबंदी के हवाले से। अब बात जम्मू कश्मीर इंतजामिया की, क्योंकि कारकर्दगी पर सवाल है। गुज़श्ता दिनों हमने आपको एक खबर बताई थी कि मुलाजमीन का डेटा अपलोड करने की बात मुसलसल कही जा रही है, और अगर कहीं पर डिटेल्स होंगी तो ई फाइलिंग के जरिए यानी डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस अपनाकर तमाम सरकारी महकमों का मुलाजमीन का जो रिकॉर्ड है वो उनके पास अवेलेबल होगा। लेकिन आज बावसूख ज़राए से ये पता चला है कि महकमों के पास तमाम मुलाजमीन का डेटा ही मौजूद नहीं है। अफसरान की सुस्त रफ्तारी ऐसी कि सिर्फ इस्लाहात आएंगी ऐसी बात हो रही है, लेकिन 60% मुलाजमीन की वेरिफिकेशन अभी तक हुई है, और इसका मतलब ये हुआ कि 40% के करीब ऐसे मुलाजमीन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर आज खिदमत अंजाम दे रहे हैं जो वेरिफिकेशन के बिना मुलाजमीन काम कर रहे हैं यूटी के अंदर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में सरकारी महकमे सवालों के घेरे में इंतजामिया की जानिब से, जहाँ पहले ही इस हवाले से एक बयान भी जारी किया गया है कि जो मुलाजमीन हैं उनका डेटा वो अपलोड किया जाएगा। उसके साथ साथ ही महकमे के पास तमाम मुलाजमीन का डेटा जो है वो अपडेटेड नहीं है। सरकार अफसरान की सुस्त रफ्तारी की वजह से ये रुकावट बनी हुई है। जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है, अभी तक सिर्फ 60% मुलाजमीन की जो वेरिफिकेशन है वो सिर्फ दस्तियाब है, यानी कि 40% ऐसे मुलाजमीन हैं मुख्तलिफ महकमों के अंदर जो काम कर रहे हैं जिनका डेटा अवेलेबल नहीं है, जिनकी वेरिफिकेशन ना हुई है, या ऐसे भी कह सकते हैं ज़राए के हवाले से ये भी माना जाता है कि 40% जो मुलाजमीन है, क्या उनमें कुछ फीसद ऐसे है, परसेंटेज ऐसे हैं मुलाजमीन की जो बैकडोर एंट्रीज हैं क्योंकि उनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है। अब सरकार के हवाले से क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी, कितनी वक्त में जो है वेरिफिकेशन अब अपडेटेड होगी, सरकारी मुलाजमीन महकमों के अंदर काम कर रहे मुलाजमीन है। जून जुलाई के बाद ये पेशरफ्त हुई थी और जम्मू कश्मीर के अंदर डेटा बेस जो वेरिफिकेशन है वो करने की तैयारी इंतजामिया ने की थी, लेकिन अभी तक पूरी वेरिफिकेशन यानी 60% से ऊपर ये जो शरह है वो नहीं जा सकी है। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हांजूरी हमारे साथ हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 60% मुलाजमीन वेरीफाइड है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं। ये वेरिफिकेशन क्या थी, पैरामीटर्स इसके क्या थे? देखिए, असल में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें रिफॉर्म्स लाने चाहते हैं जी। और इन रिफॉर्म्स के तहत जो CPIS है यानी सेंट्रल पर्सनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इसकी बुनियाद पर यहाँ हर किसी मुलाजिम, चाहे वो गेस्टेड हो, नॉन गेस्टेड हो, क्लर्कल पोस्ट हो या क्लास 4 पोस्ट, जो भी सरकार के साथ खजाने अमरा से तनख्वाह हासिल कर रहा है, उसके लिए वो डेटाबेस बनाना चाहते थे। और डेटाबेस के तहत जो भी एक्टिविटी एक मुलाजिम के लगने से लेकर रिटायरमेंट तक हो जाती, वो इस डेटाबेस पर बन जाता है। यानी हर किसी मुलाजिम को एक आइडेंटिफिकेशन कोड मिल जाता, और उस कोड पर उसका सारा जो प्रोफाइल है वो लीक हो जाता है। यानी जो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या नाम है इसका कि जीबी फंड जब किसी का निकलता है, हम देखते हैं कि जीबी फंड में भी काफी सारी फाइलें छाननी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, बल्कि उसको क्या हो जाता है एक एम्प्लॉय को कि उसका सारा ये मिल जाता है कि इसने जीबी फंड कब निकाला है, या उसका सर्विस बुक जो हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस बुक बन जाता था, इसकी ट्रांसफर कब हुई है, इससे पहले अब कब होनी है, ये सारी चीजें उसमें हो जाती। इसको इंक्रीमेंट कब हो जाएगा, इसकी ट्रांसफर कितने साल के बाद हो जाएगी, इसकी प्रमोशन कब हो जाएगी, ये सारी चीजें जो है ना, ये एक इस आइडेंटिफिकेशन कोड में एक मुलाजिम को जनरेट हो जाता है, इसका एक प्रोफाइल बन जाता है। और उसके बाद सरकार यही चाहती थी कि अब इसी डेटाबेस पर आगे का सिस्टम जो है आगे चला जाता है, यानी जितने भी मुलाजमीन अब इसके बाद सरकारी महकमों के साथ जुड़ जाते, सरकारी महकमों में लग जाते, उनके लिए भी यही प्रोसीजर था। लेकिन इस हवाले से जो GAD ने सर्कुलर जारी किया था, ऑर्डर्स जारी किए गए थे, और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को से कहा गया था, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड से कहा गया था कि वो नवंबर के आखिर तक ये सारा डिटेल्स जो है अपने अपने एम्प्लॉयज के, अपने जेर इमारत एम्प्लॉयज के जमा कराए। लेकिन उसमें दफातर सतह पर चाहे जो भी डिपार्टमेंट हो, उनकी जानिब से लैतोलैल से काम लिया गया है, और लैतोलैल से काम लेने के नतीजे में ये डेटाबेस साल 2021 के नवंबर तक मुकम्मल नहीं हुआ। और उसके बाद GAD ने फिर से एक और सर्कुलर निकाला, और सर्कुलर में ये बांध किया गया है हर किसी डिपार्टमेंट को कि वो 15 दिसंबर तक ये सारी डिटेल्स अपने जेर मातहत एम्प्लॉयज की जनरेट करे जो डेटाबेस हो।
लेकिन 10-15 दिसंबर तक भी ये डेटा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। अब नया सर्कुलर कब निकलेगा ये अभी जो है हम सुनने से कासिर है, लेकिन इतना जरूर है कि सिर्फ 60% लोगों की इस तरह की डेटाबेस वेरिफिकेशन भी हुई है, जिन्हें पता चला, छानबीन हुई है और पता चला कि 60% लोगों को, 60% एम्प्लॉयज को इस हवाले से एनरोल किया गया है, लेकिन जो बाकी 40% है उस हवाले से कोई मालूमात सरकार के पास नहीं है। अच्छा, एक चीज इसमें ये भी क्या इसकी वजह माने, जो कुछ एम्प्लॉयज ये कहते हैं कि डीपीसीज के हवाले से जब जब मुश्किलात आई तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल ना होना या अफसरान की जो इस वक्त सुस्त रवि है वो भी उसका नतीजा हो सकता है। और दूसरी बात, तनख्वाह लेट आना, यानी एग्जैक्ट डेट पर आपको पैसा अगर नहीं मिलता तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर खामियां पाई जा रही हैं, ये उसका सबब बनती हैं। मैं नहीं समझता हूं इस तरह की चीजें, बल्कि एक तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि जो मुलाजमिन की स्ट्रेंथ कम हुई है, यानी वहां पर वैकेंसीज खाली हुई हैं और उसके बाद वो वैकेंसीज फुल नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है। नतीजा क्या है कि ये काम रुक जाता है। चाहे आप क्लर्कल पोस्ट देखेंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर जो मुलाजमिन की उमरात देखते हैं, उसमें भी हमने देखा कि काफी वाज़ेह कमी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार करना चाहेगी तो फिर वो किससे भी करा सकती है, लेकिन सरकार ये डिपार्टमेंट्स लैतो लैल से काम ले रहे हैं और इसको कोई प्रायोरिटाइज उन्होंने नहीं किया है। वजह यही है कि ये डेटा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। अदरवाइज अगर सरकार करने पे आ जाए, डिपार्टमेंट्स करने पे आ जाए, कोई अफसर करने पे आ जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो ये 60% कंप्लीट हुआ है, इन्होंने एक लगन दिखाई है और लगन दिखाने के बाद ही ये मुकम्मल हो पाया है। हालांकि कुलहुम तौर पर एक आम पब्लिक को इससे ज्यादा फायदा नहीं है। इसका जो फायदा है वो मुलाजमीन को ही है कि एक आइडेंटिफिकेशन कोड पे उसका सारा प्रोफाइल जुड़ जाएगा, सारी डिटेल्स उसकी जुड़ जाएगी। कल अगर खुदा ना खास्ता कोई आग की वारदात भी हो जाती है तो उसकी फाइल नहीं जलेगी, उसका रिकॉर्ड उसी आइडेंटिफिकेशन नंबर में सेव रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। और इसकी अहमियत इस जदीद दौर में काफी ज्यादा है, ताकि इससे रिटायरमेंट के वक्त, इसे प्रमोशन के वक्त, इसे ट्रांसफर के वक्त, इसे जीपी फंड के वक्त कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, बल्कि एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन कोड पे उसका सारा जो डिटेल है वो सामने निकल कर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल तमाम जानकारी के लिए, लेकिन अभी तक ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सका। पहली जो तारीख रखी गई थी वो 30 नवंबर थी। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को कहा गया था कि वो डिटेल्स मुतलका डिपार्टमेंट्स की कंप्लीट करें और जिन जिन मुलाजमिन की वेरिफिकेशन हो नहीं है उसको कंप्लीट किया जाए। 30 नवंबर की डेडलाइन खत्म हुई, अगली तारीख दे दी गई, तारीख पे तारीख वही बात आ गई और 15 दिसंबर के बाद भी डिटेल फर्निश नहीं हो सकी है। और मुलाजमीन आज 40% के आसपास जिनकी तादाद बनती है डिपार्टमेंट्स में काम तो कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्विस बुक की बात हो, उनके ट्रांसफर, पोस्टिंग और तनख्वाह के मामलात हो, उसमें अगर कहीं परेशानी आती है तो कसूरवार एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज भी बराह रास्त उसमें माने जाएंगे। चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का जो खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर का इंतजामी सेक्रेटरीज को हुक्म है उस पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप हमारे साथ रहेंगे, अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिए, अपने सवाल भी रखिए सोशल मीडिया पर, उस पर भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ब्रेक के उस पार बात किसानों की होगी, बात रेलवेज की भी होगी। जम्मू के अंदर पहुंचने वाले किसान जो मुसाफिर हैं वो मुश्किलात से दो चार हैं। सारी डिटेल्स आपके सामने, हमारे साथ रहिएगा।